दोस्तों ये साल 2025 न जाने अभी कौन कौन से दिन दिखाने वाला है। एक के बाद एक ऐसी चीजें इस पूरी दुनिया में हो रही हैं कि हर कोई सोचने को मजबूर है कि इस साल को क्या किसी की नजर लगी हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने दरअसल इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से ये पूरा हमला हुआ है जिसमें कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। फिर इसराइल की तरफ ईरान ने ड्रोन्स भेजे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। इस पूरे हमले की प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसके मुताबिक इसराइल ने ईरान में एक ड्रोन बेस बनाकर सीक्रेट तरीके से वहां पर हथियार पहुंचाए। इजरायली सेना आईडीएफ और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर ये प्लानिंग करी थी। इससे पहले यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जो स्पाइडर वेब वाला पूरा हमला किया था, उस हमले में भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग नजर आई थी। बस वहां पर यूक्रेन को करीब 1.5 साल का समय लगा था वो सब करने के लिए। और वहां पर भी हुआ कुछ ऐसा ही था। ट्रकों से वहां पर ड्रोन्स को अंदर भेजा गया एंड धीरे धीरे करके उन ड्रोन्स ने मतलब अपने आप ही उन सभी प्लेन्स को खत्म कर दिया था। खैर, यहाँ पर इसराइल के प्लान के तहत मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास में एक छिपा हुआ ड्रोन बेस तैयार किया था। इसके बाद रातों रात वहां पर ड्रोन्स को तैयार किया गया एंड उन्होंने ईरान से इसराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर हमला किया था। इसके अलावा हथियारों से भरे गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाए गए। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया, जैसे कि इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना किसी रोक टोक के उड़ने और हमला करने का एक मौका मिल गया। ऑफिशियल्स ने कहा कि यह पूरा ऑपरेशन बहुत ही सीक्रेसी के साथ में किया गया। ईरानी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोसाद मोसाद ने सबसे पहले ईरान के एक एक एयर डिफेंस सिस्टम की सही और सटीक लोकेशन की जानकारी जुटाई थी। उसके बाद में अपने तमाम एजेंट्स को ईरान में जगह जगह पर प्लांट किया था। वहां तमाम पुर्जे स्मगल करके भेजे गए थे और ईरान में मोसाद के एजेंट्स ने उन सारे ड्रोन फायरिंग सिस्टम्स को असेंबल किया था, ड्रोन्स को असेंबल किया था और ईरान में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं सबको एक बार में तबाह कर दिया। इसीलिए इसीलिए आखिर में जब 250 से ज्यादा इसराइल के फाइटर जेट्स हवा में उड़े, तब ईरान एकदम लाचार था। उसने किसी भी जेट को फायर नहीं किया और वो लोग एक तरीके से पूरी तरीके से लचर से साबित हो गए। एंड अभी भी तेहरान और पूरे ईरान में इसराइल के फाइटर जेट ऐसे उड़ रहे थे जैसे ये उनका ही इलाका हो। दोस्तों, 13 जून को इसराइल के 200 विमान उड़े और ईरान के 100 ठिकानों पर 330 के करीब बम गिराए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को रोका नहीं गया तो वो कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत और पाकिस्तान के मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप ताऊ बने बैठे हुए थे कि भैया हम लड़ाई रुकवा रहे हैं, हम लड़ाई रुकवा रहे हैं, यहां पर इसराइल और ईरान के मामले के बीच में उन्होंने ऐसे पल्ला झाड़ लिया है कि बस पूछो मत। वैसे अगर देखा जाए तो बिना अमेरिका की मदद के इसराइल इस तरह के हमलों को कभी भी अंजाम नहीं दे सकता है, ये बात तय है। अमेरिका ने हालांकि इससे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अमेरिका की मिली भगत यहां पर पूरे तरीके से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इसकी सजा जरूर दी जाएगी। ईरान पर इजरायली अटैक में अमेरिका की क्या भूमिका है, किस न्यूक्लियर डील के लिए ये पूरा विवाद मचा हुआ है और अब आगे क्या कुछ हो सकता है भविष्य में, इन सब चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान में कब और कहां पर स्ट्राइक करी गई है। देखिए, ईरान की राजधानी है तेहरान। वहां पर सुबह करीब बजे हुए थे 3:30 और इस समय पर विस्फोटों की खबरें निकल कर आई। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि रिहायशी इलाकों पर ये अटैक्स हुए हैं और तेहरान के उत्तर पूर्व में भी विस्फोट सुनने को मिले हैं। इसराइल की सेना ने बताया कि उसने ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं। कुछ घंटों के बाद में तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नतांजा में विस्फोट की खबरें निकल कर आईं। ये ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी मानी जाती है। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए ने भी नतांजा न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि करी, लेकिन कहा कि किसी तरह के रेडिएशन बढ़ने की सूचना फिलहाल नहीं मिली। हमले में ईरानी सेना की सबसे ताकतवर कोर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी की भी मृत्यु हो गई। ईरान के दो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी इसमें खत्म हो गए। इसराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद वाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी खत्म हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि जब तक ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है, ट्रंप नहीं चाहते थे कि इसराइल हमला करे, लेकिन इसराइल ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। इसराइल को लगा कि उनके पास में एक्शन लेने का यही मौका है, भले ही अमेरिका को ये पसंद आए या ना आए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात एक और देखिए कि आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, कई सारी तस्वीरें इसराइल ने जो हमले किए उसकी निकलकर सामने आई हैं, लेकिन ये हमले जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं, हर जगह उसी की बात चल रही है। जाहिर सी बात है, इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और यहां पर शायद इसराइल ने वही करके दिखाया है।
इसके बाद बारी आ जाती है कि आखिर ये न्यूक्लियर डील क्या है जिसके लिए ये पूरी जो सिनेरियो इस समय क्रिएट हो चुका है वो हो गया है। क्या हो सकता है इस न्यूक्लियर डील में? देखिए, ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन देखिए, ये हर कोई जानता है कि वहां पर क्या चल रहा है और अमेरिका जैसे देशों को इस पर बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। इसीलिए ईरान को रोकने की कोशिश करते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों की को सेंट्रीफ्यूज नाम की तेजी से घुमाने वाली मशीनों में डालकर शुद्ध किया जाता है। ईरान के पास में यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले दो न्यूक्लियर प्लांट थे, नतांजा और फार्डो। जुलाई 2015 तक इनमें लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही थीं। इससे करीब 8 परमाणु बम बनाए जा सकते थे, लेकिन अमेरिका और यूएन ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते ईरान को 2012 से 2015 तक तेल की बिक्री में $160 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसका हल निकालने के लिए साल 2015 में ईरान ने P5+1 ग्रुप यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रूस और जर्मनी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समझौता किया। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA कहा जाता है। इस समझौते से ईरान पर तेल बेचने और बिजनेस के प्रतिबंध हटा लिए गए थे। उससे विदेशों में जब्त $100 बिलियन की रकम भी वापस मिल गई। बदले में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के समझौते करने पड़े। हालांकि ईरान ने समझौते के बावजूद गुपचुप तरीके से यूरेनियम का भंडार इकट्ठा करना जारी रखा। इस पर अमेरिका ने JCPOA के समझौते को रद्द कर दिया और ईरान पर एक और सख्त प्रतिबंध लगा दिए। JCPOA के समझौते को दोबारा से लागू करने के लिए मई 2021 में दोबारा ईरान और अमेरिका में बातचीत शुरू हुई थी। तब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हालांकि इसका कोई खास नतीजा निकल कर आया नहीं। अब ट्रंप चाहते हैं कि ईरान प्रतिबंधों को तोड़ना बंद करे और एक बार फिर से अमेरिका के साथ नए सिरे से न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए। दोनों देशों के बीच में इसी को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल किसी भी कीमत में ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता होते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए ऐन मौके पर हमला कर दिया ताकि बातचीत बिगड़ जाए। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में डील हुई तो ईरान को कई सारे कमर्शियल फायदे मिल सकते हैं। अब अगर आप लोग अभी तक परमाणु के बमों के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको वही बता दूं। दरअसल इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए यूरेनियम के आइसोटोप U-235 या फिर प्लूटोनियम के आइसोटोप Pu-239 का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा आइसोटोप होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। आइसोटोप यानी कि ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। यानी कि इनकी परमाणु संख्या एक ही होगी, पर परमाणुओं का जो भार होगा वो अलग अलग होगा। परमाणु बम बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में U-235 पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है। यूरेनियम 235 टूटकर बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाता है। इस दौरान 3 न्यूट्रॉन और बेहिसाब एनर्जी निकलती है। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से U-235 के परमाणुओं से टकराते हैं और इस तरह से प्रोसेस लगातार चलती ही जाती है। इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है और इस टेक्निक को न्यूक्लियर फिजन या फिर नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। यूरेनियम 235 के एक परमाणु के टूटने से करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है और इस पूरे चेन रिएक्शन में यूरेनियम के न जाने कितने ही परमाणु टूटते हैं। यानी इस रिएक्शन से हजारों टन TNT एनर्जी निकलती है। 6 अगस्त 1946 को अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था उससे करीब 15,000 TNT एनर्जी निकली थी। करीब 70,000 लोग वहां पर तुरंत गायब हो गए थे। ऐसे में एक सवाल और आता है, जो मैंने सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी की बात करी, तो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए ही दरअसल इजराइल ने यहां पर हमला किया है। देखिए, पढ़ने में भले ही आपको लगे कि परमाणु बम बनाने की जो प्रोसेस है वो काफी आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसे बनाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री, सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर और सालों का काम लगता है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही इस तरह की टेक्नोलॉजी है। प्रकृति में ज्यादातर यूरेनियम 238 के रूप में मौजूद है। महज 0.7% यूरेनियम ही U-235 के रूप में मौजूद है। परमाणु बम बनाने के लिए U-235 की मात्रा 90% होनी चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज टॉप स्पीड मशीन है जो हल्के और भारी परमाणुओं को अलग अलग करती है। कुछ वैसे ही जैसे दूध से मलाई अलग करने के लिए मथनी चलाई जाती है। सबसे पहले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस UF6 को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इससे यूरेनियम के भारी आइसोटोप्स यानी कि U-238 बाहर की ओर चला जाता है और हल्का सा U-235 जो होता है वो अंदर की ओर जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है ताकि U-235 की मात्रा बढ़ती जाए। इस प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट या फिर यूरेनियम संवर्धन भी कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर क्या ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया है, क्योंकि पल्ला तो अमेरिका और ट्रंप ने ऐसे ही झाड़ा है।
हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है। अमेरिका इसमें कहीं से कहीं तक भी शामिल नहीं है। ईरान जवाबी कार्रवाई ना करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना ना बनाए। हालांकि रूबियो ने कहा है कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बिना अमेरिकी मदद के, इस बात को आप समझिएगा कि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। इन हमलों के पीछे अमेरिका की सहमति और सपोर्ट के कई सारे साइंस भी दिखते हैं, जैसे कि इजरायली विमानों को रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो और मिडिल ईस्ट के राजनीति के जानकार सुशांत सरीन कहते हैं कि इजराइल ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर ठिकानों पर करीब 300 स्ट्राइक करी हैं। इसमें 100 से ज़्यादा विमान इस्तेमाल हुए हैं। इन हमलों के लिए इजराइल के जेट्स को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी ही होगी। पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के जहाज़ों ने आसपास के कई देशों के एयर स्पेसेस का इस्तेमाल किया है। सऊदी के भी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया ही गया होगा। ये अमेरिका की मर्जी के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा बीते 10 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ईरान पर हमला तो होने ही वाला है। 12 जून को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी नागरिकों और ऑफिशियल्स को निकालना शुरू भी कर दिया था। ट्रंप ने कल एक प्रोग्राम के दौरान बताया था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से अपने सैनिकों को हटा रहा है, क्योंकि वहां पर हालात लगातार खतरनाक हो रहे हैं। 12 जून की रात करीब 11:30 बजे ट्रंप का बयान आया। अमेरिका के एबीसी न्यूज़ की जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस रेलिना वोंग ने ट्रंप से पूछा कि क्या इजराइल ईरान पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। इस पर ट्रंप ने कहा कि बात सीधी सी है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमला तुरंत होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। इसके बाद करीब 6 घंटे भी नहीं बीते थे कि 13 जून की अलसुबह 5:15 बजे के आसपास इजराइल ने ईरान के 6 ठिकानों पर अटैक कर दिया और ड्रोन ट्रैक भी किया। इन 6 में से 4 ठिकानों पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स मौजूद हैं। एक पॉइंट और आ जाता है अमेरिका की संलिप्तता दिखाने के लिए कि 29 मार्च को अमेरिका ने अपने सबसे घातक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर की 30% फ्लीट हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डियागो गार्सिया में तैनात कर दी थी। 29 मार्च को अमेरिका के प्लैनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट्स इमेज जारी करी। इनमें दिखाया गया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार वाले इलाके डियागो गार्सिया में कम से कम 4 B-52 बॉम्बर प्लेन खड़े हुए हैं। डियागो गार्सिया ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ करीब 5,200 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पर अमेरिका का बेस बन गया। अब यहां पर बात आ जाती है कि आखिर इजराइल के इस पूरे इंसिडेंट के बाद में अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF ने वार्निंग दी है कि ईरान जल्द ही एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट हमलों की जानकार सुशांत सरीन के मुताबिक ईरान की लीडरशिप का लॉस हुआ है। वो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो देखिए ज़रूर करेंगे। उसके पलटवार के कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। ईरान ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमले करेगा। इससे पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, तब उसकी मिसाइल्स को ट्रैक करने में सऊदी अरब, जॉर्डन और UAE जैसे देशों ने इजराइल की मदद करी थी। सिर्फ इक्का दुक्का मिसाइल्स ही इजराइल के इलाकों तक पहुंच पाई थी। ये देश इस बार भी इजराइल का साथ दे सकते हैं, इसलिए ईरान के पास में बहुत ही लिमिटेड विकल्प हैं। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए हमले करवा सकता है। मतलब जब तक कि अमेरिका उस पर सीधा हमला नहीं करता, ईरान अमेरिका पर हमला करने से बचेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से जंग लड़ना ईरान के लिए आसान नहीं है। हालांकि वो अपने प्रॉक्सी संगठन यानी कि हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिका के मिलिट्री बेस और इजराइल पर अटैक कर सकता है। अगर ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला किया तो अमेरिका ने पलटवार का पूरा प्लान तैयार रखा है। अब बात यह आ जाती है कि अगर ईरान और इजराइल में लड़ाई होगी तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को न्यूट्रल रहना ही पड़ेगा और उसी तरह से बयान भी जारी करने पड़ेंगे। हालांकि जब बाकी देश भी उसके जवाब में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच न्यूट्रल बयान जारी करते हैं तो भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और हमने देखा भी, जब ये टेंशन बढ़ी थी तब भारत के साथ कोई खुलकर सामने नहीं आया था। ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर ये एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन है। इन सब के अलावा अगर मिडिल ईस्ट में जंग लंबी खिंच जाए तो तेल की सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अभी ऑलरेडी 10% इसके रेट उछल चुके हैं, क्योंकि ईरान के आसपास के रूट से भारत में तेल की सप्लाई होती है। इन्हीं रूट से भारत का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी होता है, तो उस पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। देखिए, अभी दुनिया इस कंडीशन में नहीं है कि वो एक और मोर्चे के ऊपर जंग झेले। बस देखना होगा कि फ्यूचर अब हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है।